हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और हमारे पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि कम समय में हम अधिक से अधिक अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें और परीक्षा में हमसे बहुत ही कम प्रश्न गलत हो इस उद्देश्य से मैं एनसीईआरटी की किताब को आपके समक्ष वीडियो के रूप में लेकर आ रही हूँ, ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी ले सकें और पाठ को अच्छे से समझ सकें। क्योंकि जब तक आप पाठ समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हो सकता है कि आपसे कोई भी प्रश्न छूट जाए परीक्षा में। और अगर आप विस्तृत रूप से पाठ का अध्ययन किए रहेंगे तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा प्रश्न, और जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा, विकल्प उसका सामने आएगा, तो आप उसका ज़रूर सही उत्तर ही लगा कर आएंगे। तो इसी उद्देश्य से मैं आपको इस चैनल पर एनसीईआरटी की सभी किताब के नोट्स यहाँ पर उपलब्ध करा रही हूँ, ताकि हम सब इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाकर इस परीक्षा को पास कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। पाठ 15, नौकर। पाठ का नाम है नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पीसने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देख उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के लिए अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो वे अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि वे जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा आ गईं। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने
को और भी बहुत लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तन को भी मांज कर चांदी सा चमका सकते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के बाद उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टालस्टॉय वाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना हुआ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह कष्ट क्यों उठाया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, यह उस शाम को भोजन में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरे से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे
लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौवां खाली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जाकर बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि अपनाई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उनका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन उन्होंने मेहनत करने और सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी-कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से ही उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेताओं की कमीज के बटन आदि लगाने और उनके अन्य सेवाओं का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके
पखाने की सफाई करता है। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया है। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद जब गांधी चलने लगे तब उस समय उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उन्हें भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा। अनु बंदोपाध्याय, ये जो लेखिका हैं इनका नाम क्या है? अनु बंदोपाध्याय। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा जिसका नाम था नौकर। इसमें गांधी जी और उनके विभिन्न प्रकार के घटनाओं का वर्णन किया गया है कि जिसमें वो किस किस तरह के काम इस समाज में किया करते थे या अपने आसपास रहने वाले या अपने आश्रम में रहने वाले लोगों के साथ वे कैसा व्यवहार करते थे, कैसा काम करते थे, इसका वर्णन इसमें बड़ी बारीकी से किया है। तो आप इस लेखिका का नाम ज़रूर याद रखिए, अनु बंदोपाध्याय। अब हम इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या थी। अनु बंदोपाध्याय, इनका जन्म जो है 1917 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2006 में हुई थी। अनु बंदोपाध्याय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहीं। उन्होंने कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग में सीखा जा सकता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस पाठ में बहुत ही बारीकी से गांधी जी के बारे में बताया गया है और बच्चों को इसमें समझने का मौका दिया गया है कि हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए जब तक कि हम उस काम को करने के लिए समर्थ हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक निबंध विधा है, यानी नौकर जो पाठ है ये निबंध विधा की रचना है और इससे भी प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं। जैसे दिया है पहला प्रश्न, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? क्योंकि उन जो आश्रम में छात्र आए हुए थे उनको अपने अंग्रेजी बोलने पर बहुत घमंड था और एक तरह से उनको गर्व या घमंड दोनों ही कह सकते थे और इसलिए वे चाहते थे कि गांधी जी उनको कोई लिखने पढ़ने का काम दे। लेकिन गांधी जी उनके मन की बात को भांप गए थे और उन्होंने उनको गेहूँ चुनने का काम दिया जिसे करने के 1 घंटे बाद ही वे वापस चले गए। फिर है दूसरा, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखें जो इस बात का प्रमाण है। तो सही बात है, गांधी जी ने कई ऐसे काम किए हैं जैसे बर्तन मांजने का काम, गेहूं पीसने का काम, फिर है शौचालय साफ़ करने का भी काम। तो ये इस तरह के काम तो हमेशा नौकर ही करते हैं, लेकिन ये सारे काम गांधी जी ने किए। तीसरा है लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? तो लंदन में जब भोज पर उन्हें बुलाया गया तो वहाँ पर वो खुद ही उसमें शामिल हो गए भोजन को बनाने में। चौथा है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़ाया? जब भी वे वापस रात में लौटते, चाहे जिस भी समय वो लौटें, वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर सो जाते थे। इस प्रकार से कुछ ही दिनों में उस बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। पांचवा है, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? तो वे कई काम वो अपने हाथ से ही करते थे और उसको अगर बड़ा काम है तो उसको वो समूह में बांट देते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने सारे काम करवाए थे आश्रम में। फिर है आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है
इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही हम यहाँ देखेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ कि ये क्रियाओं से बनी हैं, किन क्रियाओं से बनी है। तो जैसे रोपाई तो रोपने से बना है, सिंचाई जो है वो सींचने से बना है, कताई काटने से बना है, कटाई तो कटाई कटा से बना है, सिलाई सिलने से बना है, और रंगाई रंगने से बना है। फिर है अगला, और तो कोई इसमें इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आप ये स्त्री और पुल्लिंग को भी एक बार देख लें। नीचे दिए गए शब्दों को खोजो और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग छांटो। तो इसमें कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा, पतीला, इस तरह के शब्द परीक्षा में आ सकते हैं और उसमें पूछ देगा कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है या कौन सा पुल्लिंग है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और आप इससे संबंधित प्रश्नों को बिल्कुल परीक्षा में सही करेंगे और गलत करके नहीं आएंगे। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके और परीक्षा में कम से कम हम लोगों को 100 में से इस प्रश्न पत्र में अगर 100 नंबर का प्रश्न आ रहा है हिंदी में, तो हम इसमें 90 प्लस नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारी परीक्षा में कम से कम प्रश्न इसमें से गलत हो सकें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप सब तैयार रहिए। मैं जल्द ही अगला वीडियो भी आपके समक्ष लेकर आऊँगी। तब तक आप सबका धन्यवाद। हम ऐसे ही आगे भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। और आप इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें ताकि लोगों को सहायता मिल सके। तब तक के लिए आप सबका